चलिए देखते हैं वैकेंसी लॉस क्या होती है। कल की क्लास में हम लोग क्या देखे थे? कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एक होता है फेयर वैल्यू और एक होता है म्युनिसिपल वैल्यू। जो इन दोनों में से क्या होगा, हाई होगा, वो हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट 1। इसको कंपेयर करते थे किससे? स्टैंडर्ड रेंट से। जो दोनों में से क्या होता था? लेस, वो हमारा होता था ER2। और इसको कंपेयर करते थे एक्चुअल रेंट से, जो विच एवर इज हाई। और यही मेरा क्या होता था? पक्का? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर किसी क्वेश्चन में आपको वैकेंसी लॉस दिया है, क्या दिया है? अगर किसी क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? वैकेंसी लॉस। अब ये वैकेंसी लॉस क्या होता है ये सुन लो। वैकेंसी लॉस का मतलब होता है कि मैं अपना घर किराए पे देने के लिए रखा हूं, यानी कि ये मेरा घर है और ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और मैं कह रहा हूं कि आओ और इस घर में रह लो, यानी कि मैं रेंट पे देने के लिए उपलब्ध है। ठीक, टू लेट जिसको हम बोलते हैं कि आज अगर किसी को ये रूम चाहिए रेंट पे तो वो उसको मिल जाएगा। ठीक, अब मैं कह रहा हूं आओ मेरे घर में रहो, लेकिन कोई रहने नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूं आओ मेरे घर में रहो, लेकिन कोई रहने नहीं आ रहा है। 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए और कोई भी मेरे घर पे नहीं आया। ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं? वैकेंसी लॉस। यानी कि उस केस में जो मुझे लॉस हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? मेरा घर खाली रहने के वजह से। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, अच्छा एक और चीज मेरी बात ध्यान सुनना। एक होता है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और एक होता है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। तो यहां हमको रिसीवेबल से मतलब होता है कि कितना रेंट आपको मिल सकता था, कितना मिला है हमसे मतलब नहीं है। कितने पे मैंने इसको चढ़ाया रेंट पे, उससे मतलब है, या कितने में ये घर रेंट पे चढ़ सकता था। आ रही बात समझ में? तो एक्चुअल रेंट का रिसीवेबल का कंसेप्ट ये होता है कि कितना हमारे हाथ में आया, हमसे मतलब नहीं कितने का मेरा एग्रीमेंट हुआ, उससे मतलब होता है। ठीक, अच्छा अब नॉर्मली अगर मैं इस घर को रखता तो मैं कितने घर में रखता? मैं कहता कि 20,000 रुपया महीना रखते तो साल भर में मुझे कितना मिलता? 2 लाख। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। आगे बात समझ में? फेयर वैल्यू म्युनिसिपल वैल्यू अलग हो गया, स्टैंडर्ड रेंट अलग हो गया। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है ये भी बता देते हैं तुम लोग को। रेंट कंट्रोल एक्ट, रेंट कंट्रोल एक्ट में बोला गया है कि साहब ये स्टैंडर्ड रेंट है, आप इससे ऊपर चार्ज नहीं कर सकते। रेंट कंट्रोल एक्ट ने क्या कर दिया? क्लियर कट मेंशन कर दिया स्टैंडर्ड रेंट की भैया इससे ऊपर आप किसी से भी चार्ज, लिमिट दे दी गई कि आप इससे ऊपर रेंट चार्ज नहीं कर सकते। तो वो हमारा क्या हो गया? स्टैंडर्ड रेंट। इसीलिए विच एवर इज लेस देखते हैं। ठीक, वो मोस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया। तो इसलिए हम उसको और उससे जो कम मिला होगा, जो दोनों में से कम होगा, हम उसको लेंगे। आगे बात समझ में? एक्चुअल रेंट रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? वो रेंट जो जितने हम एग्रीमेंट में करते हैं, या नॉर्मली हम इसको इतने किराए पे चढ़ाते हैं। इसके पहले जो मेरे यहां रहता था वो कितने में रहता था? 20,000 पे इस घर में। ठीक, 20,000 के लिए मैंने एग्रीमेंट किया, यानी कि मुझे कितना रेंट मिलता? 2,40,000। और ये क्या किया? 12 महीने की जगह 2 महीने पहले ही मेरा घर खाली करके चला गया। आ रही बात समझ में? यानी कि मेरे घर में कितने महीने रहा? 10 महीने। इतनी कहानी समझ में आ रही है? अच्छा, अब ये रहा है मेरे यहां कितने महीने? 10 महीने, यानी कि 2 महीने मेरे घर पे नहीं रहा। जैसे ही वो गया, हम तुरंत इसको किराए पे चढ़ाने के लिए एडवर्टीजमेंट दे दिए कि आओ मेरे घर में रहो, किसी को भी। लेकिन कोई भी मेरे घर में आने के लिए राजी नहीं हुआ। ठीक, अब दिक्कत ये फंसी, मान लो क्या क्या अफवाह फैला दिया कि मेरे घर में क्या रहते? भूत रहते, पिशाच रहते हैं। ठीक, गंदे गंदे एकदम खतरनाक सपने आते हैं मुझे रात में। ठीक, इस डर के मारे कोई मेरे घर में रह रहे नहीं आया। कहते वास्तु दोष है, बहुत खराब घर है। ठीक, जो मेरे यहां से किराएदार निकल के गया, तो उसके वजह से कोई मेरे घर में किसी भी कारण से मेरे घर में वो आ नहीं रहा है। तो ये 2 महीना क्या कहलाएगा? वैकेंसी लॉस। क्या कहलाएगा? इसके लिए एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि वो बिल्कुल रेडी टू मूव होना चाहिए घर, यानी कि उस घर में मैं नहीं रहता हूं, वो घर बिल्कुल क्या होना चाहिए? खाली होना चाहिए। और उसको मैं रेंट पे देने के लिए क्या होना चाहिए? अवेलेबल रहना चाहिए। कि आज की डेट में अगर कोई चाहे कि मैं इसको किराए पे दे दूं तो वो किराए पे उठ जाए। ये नहीं कि भैया 1 महीना भी हमको रहने दो, अगले महीने से आकर के रहना, तो वो वैकेंसी लॉस नहीं कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो अब एक्चुअल में हमको 10 महीने का मिला,
यानी कि हमको मिला है कितना, 2 लाख। आ रही बात समझ में? ठीक, और 2 महीने क्या हो गया, वैकेंसी लॉस। अब यहां पे कहानी क्या होती है, जब हम यहां पे कंसीडर करते एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट, तो मान लेते कि एक्सपेक्टेड रेंट आ रहा है कितना, 2 लाख का। कितना आ रहा है, या मान लेते 2,20,000 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2,20,000। ठीक, और ये हमको 10 महीने की मिला है, यानी कि हमको वैसे तो कितना रेंट होता, 2,40,000 का। ठीक है, लेकिन हमको मिल कितना रहा है, सिर्फ 2 लाख। अब यहां बताओ जीएवी क्या मानी जाएगी। अच्छा, जीएवी क्या होता है, जो हाई हो, लेकिन हमको 2 तो हाई क्या है, 2 लाख और 2,20,000, तो हाई क्या होगा, 2,20,000 होगा ना। तो यहां पे हम जीएवी क्या मानेंगे, 2,20,000। भाई रूल हमको ये कहता है ना, विच एवर इज हायर, तो हायर क्या है, 2,20 है, तो हमको लेना क्या चाहिए, 2,20। अब देखते हैं इस वाले के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, एक्सपेक्टेड रेंट 2 और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल विच एवर इज हायर। तो हायर तो कितना है, 2,20,000 है, तो हम एक्सपेक्टेड रेंट 2 ले लेंगे इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में बोल दिया कि आपको ये 2 लाख मिल रहा है, लेकिन ये किसकी वजह से मिल रहा है, वैकेंसी लॉस की वजह से मिल रहा है, नहीं तो आपको कितना मिलता, 2,40,000। लेकिन वैकेंसी लॉस होने की वजह से आपको कितना मिल रहा है, 2 लाख। तो उस केस में बोला गया कि अगर वैकेंसी लॉस होने की वजह से अगर आपका एक्चुअल रेंट कम होता है, किसकी वजह से, वैकेंसी लॉस की वजह से अगर आपका एक्चुअल रेंट कम होता है, तो उस केस में हम एक्चुअल रेंट को ही क्या मानेंगे, जीएवी मान लेंगे। भले कम हो रहा है, हम विच एवर इज हायर लेते हैं, लेकिन भले कम हो रहा है तो हम पता लगा कि कम होने का रीजन क्या था। तो आपने बोला सर कम होने का रीजन इसलिए था क्योंकि मेरा 2 महीने तक घर किराए पे नहीं चढ़ पाया। तो 2 महीने की वजह से अगर आपको वैकेंसी लॉस हुआ है, तो उस केस में विच एवर इज लो होगा, यानी कि विच एवर इज लेस होगा, वही ले लेना। विच एवर इज लेस नहीं, मतलब ये कहोगे कि उस केस में एक्चुअल रेंट को क्या मान लेंगे, जीएवी मान लेंगे। क्लियर हो गया? अब सुन लो, बट इन केस ऑफ वैकेंसी लॉस, इवन इफ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड यानी कि 2 लाख इज लेस ड्यू टू किसकी वजह से, वैकेंसी लॉस, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल विल बी कंसीडर्ड एज जीएवी। तो उस केस में हम जीएवी को क्या जीएवी किसको मानेंगे, एक्चुअल रेंट को। सर अगर मान लीजिए कि ये है आपका, एग्जांपल के तौर पे सुनो, ये है आपका 2,10 और ये कितना आया है, 2 लाख। तो इस केस में विच एवर इज हायर कौन आ रहा है, 2,10, लेकिन वैकेंसी लॉस की वजह से ये 2 लाख आया, तो उस केस में हम एक्चुअल रेंट को क्या मान लिए, ये भी मान लिया। अगर हम कहते हैं कि इस वाले केस में मेरा 1 महीने की वैकेंसी थी, कितने महीने की वैकेंसी थी, 1 महीने, तो जरा बताओ मुझे कितना मिला होगा, 2,20,000। ठीक, तो जरा बताओ यहां पे 2,10 और यहां पे कितना आ जाएगा, 2,20। अब बताओ क्या लेंगे, तो इसमें तो हायर ही लेंगे, इसमें तो क्या लेंगे, इसमें तो हायर ही हो गया, इसमें तो बाय डिफॉल्ट ही हायर हो गया। लेकिन मेरे कहने का वजह है, मतलब है कि अगर बाय चांस कम होता है, यानी कि अगर ये 2,30 आता है, तो उस केस में क्या लेंगे, 2,20 ले लेंगे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहां तक? पक्का वैकेंसी लॉस क्लियर है? अब हेडिंग डालो अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट, यस, अनरियलाइज्ड रेंट। बोलो, अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड, जो रियल नहीं है, जो रियल नहीं है वो अनरियल हो गया। अनरियलाइज्ड रेंट देखो क्या होता है, ध्यान से मेरी बात सुनना। ये मेरा घर था प्यारा सा, और मैंने इसको किराए पे दिया। इसके पहले वो 2-3 साल मेरे घर पे रहा आराम से, ठीक। फिर 1 अप्रैल से मेरा साल शुरू होता है। वो क्या हुआ, वो चला गया मेरा घर छोड़ करके 30 सितंबर को, 30 सितंबर, इसको और पहले ही कर देते हैं, मान लेते हैं 30 जून को ही चला गया। 3 महीने बाद मेरा घर छोड़ के चला गया, यानी कि 3 महीने रहा।
उसके बाद से मैंने एडवर्टीजमेंट दिया कि आओ मेरे घर पे रहो, लेकिन कोई मेरे घर पे रहने नहीं आया। घर पे रहने आया है वो कब? एक आदमी आता है कब? 1 सितंबर को। ठीक, तो जल्दी से बताओ 30 जून से 1 सितंबर हमारा क्या कहलाएगा? वैकेंसी लॉस। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, 1 सितंबर को जो मेरे घर में रहने आया, ध्यान से मेरी बात सुनना, बड़ी दुख भरी कथा है। ठीक, 1 सितंबर को जो मेरे घर पे रहने आया वो दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई था। ठीक, खतरनाक एकदम। ठीक, हम कहे चलो अच्छा आ जाओ, क्या पता तुम तो अच्छे ही होगे। ठीक, तुम्हारा भैया मतलब बदमाश है, लेकिन तुम तो क्या हो गए, शरीफ लग भी रहे हो। और जब मकान मालिक किराए पे देने आता है ना, तो सब लोग शरीफ बन के ही आता है। ठीक, अरे हम कुछ नहीं, अच्छा मुर्गा खाते रहे? नहीं, अच्छा पूजा पाठ, अरे एकदम कोई दिक्कत ही, अच्छा 10 बजे तक के पहले आ जाओ घर। अरे नहीं 10 क्या, हम तो घर ही में रहेंगे, कहीं बाहर ही नहीं जाएंगे। ठीक, और घर साफ उफ रखोगे, अरे घर एकदम अपना समझ के रखेंगे। ठीक, तो बड़े शरीफ हो गए, पूरा शर्ट वर्ट बंद करके लोग आते हैं। ठीक, पूरा एकदम फॉर्मल पहन के आते हैं कि भैया मकान मालिक को पटियाना है। उसके बाद रोज मुर्गा बनाओ, मीट बनाओ, जो तुमको करना है करो। ठीक, अच्छा, तो 1 सितंबर को एक आदमी आ गया, देखने वाला शरीफ लग रहा था। हम कहे ठीक है। 2-3 महीने मेरा बड़े मजे से रहा। 1 तारीख को मेरा पैसा दे देता था, यानी कि 1 दिसंबर तक हर महीने की 1 तारीख को मेरा पैसा दे देता। बड़ा अच्छा सज्जन व्यक्ति था। अचानक 1 दिसंबर के बाद से उसने अपनी असली रंगत दिखाई, असली रूप में आया। ठीक, 1 जनवरी को जब हम जाते थे घर, हमने बोला कि रेंट दे दो। ठीक, रेंट दो छोड़ो, जब घर पे गए तो आराम से क्या किया, बैठाया। ठीक, टेबल कुर्सी पे, और जैसे ही हम अभी मुंह से बोले वाले थे क्या और सब बढ़िया रेंट उन सब, तो अभी बोले हुए थे क्या, ऐसे बंदूक सामने क्या कर दिया, टेबल पे रख दिया। ठीक, अब हम भाई थोड़े डर में, मन में डर आ गया। फिर हम भी चाय पानी पिए, बिस्कुट खाए और फिर निकल लिए। रेंट नहीं मांग पाए। ठीक, हम के चलो अगली महीने में देखा जाएगा। तो इस महीने का मेरे को रेंट नहीं मिल पाया। फिर 1 फरवरी आई, फिर हम गए। 1 तारीख को जब गए तो समझ गया कि किस लिए आया है। ठीक, तो फिर वही कहानी हुई, चाय पूछा। फिर जैसे ही रेंट की बात अभी हम करने ही वाले थे, फिर क्या रख दिया, बंदूक रख दिया सामने। फिर मेरी क्या हो गई, हालत खराब हो गई। ठीक, और यही प्रक्रिया चलती रही। ठीक, और फाइनली क्या हुआ कि वो मेरा रेंट देने से 1 मार्च बीत गया, 31 मार्च भी आ गया, और वो मेरा रेंट देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। जो करना है कर लो। ठीक, मैंने हिम्मत करके गया, मैं बोला कि भैया रेंट दो, देना है कि नहीं देना है? तो फिर उसने बोला कि रेंट नहीं देंगे, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ो। ठीक, हड़का करके हमको भगा दिया। तो उस केस में क्या होता है कि मुझे 1 दिसंबर के बाद से 1 जनवरी, 1 फरवरी और 3 महीने का हमको रेंट नहीं मिला। अच्छा, वैकेंसी लॉस में भी हमको रेंट नहीं मिला था, इसमें भी रेंट नहीं मिल रहा है। अंतर क्या है, इसमें कोई घर पे रहता नहीं था, वो खाली था, और इसमें मजा ले रहा है, वो रह रहा है एकदम खूब ठाट बाट से, लेकिन हमको रेंट नहीं मिल पा रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनरियलाइज्ड रेंट। यानी कि कोई व्यक्ति जिससे मुझे रियलाइज कराना है रेंट, मुझे रेंट चाहिए, लेकिन वो रेंट देने से क्या कर रहा है, मना कर रहा है। ठीक, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अनरियलाइज्ड रेंट। यानी कि अनरियलाइज्ड रेंट वो सिचुएशन होता है जहां पे मुझे रेंट चाहिए था, मैंने रेंट, मेरा ड्यू भी हो गया, मुझे एक्रू भी हो गया, मुझे चाहिए भी था, लेकिन रेंट मुझे रिसीव नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, अनरियलाइज्ड रेंट। इतनी कहानी समझ में आई? अच्छा, जल्दी से बताइए लॉस है कि नहीं है? लॉस है। बताओ, अगर इनकम टैक्स मेरे पास टैक्स मांगने आएगा तो ध्यान से सुनना, जीएवी तो पूरे 12 महीने की निकली होगी, तो जीएवी अगर ज्यादा निकली होगी तो हाई होगा भी, इनकम भी ज्यादा होगी, तो हमसे वो टैक्स मांगने कितने इनकम पे आएगा, पूरे 12 महीने की इनकम पे। यही ना, बहुत होगा तो हम कहेंगे साहब 3 महीना तो समझ रहे हैं, जुलाई अगस्त सितंबर तो कोई था ही नहीं, तो ये जो 2-3 महीने की बात है उस समय तो हमारा, यानी कि 2 महीने की जो बात है इसमें तो कोई रहा ही नहीं। तो इनकम टैक्स ने बोला कोई बात नहीं, 2 महीने का हमको देने की जरूरत नहीं है, ये अपना 2 महीने की इनकम क्या कर देना, माइनस कर देना, यानी कि लॉस हम माइनस कर दिए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम 10,000 रुपया महीना रखते थे तो हमें 10,000 इंटू 12 होता 1,20,000,
अब उसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, 10,000 इंटू 2 जो वैकेंसी लॉस था उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि क्या अब हमको कितना मिला, 1 लाख। ठीक, फिर हम जाके बोले साहब देखिए बड़ी दिक्कत की बात है। ठीक, जनवरी फरवरी मार्च एक धूर्त आकर के हमारे यहाँ बैठा है रूम में, ठीक, आकर के एकदम ठाट बाट से बैठा है, और जब हम रेंट मांगने जाते हैं तो हमको क्या कर देता है, भगा देता है। ठीक, और मुझे 3 महीने का रेंट भी रिसीव नहीं हुआ है, इसको भी आप माफ कर दीजिए। लेकिन नहीं करेगा। ठीक, माफ कर दीजिए। हमने बोला तो इनकम टैक्स ने बोला कि यार तुम्हारी दुख तो बहुत बड़ी है। ठीक, और सही बात है कि तुमको रेंट नहीं रिसीव हो रहा है, तो जो रेंट रिसीव नहीं हो रहा है उसको भी तुम क्या कर दो, माइनस कर दो। तो वो इनकम टैक्स में माइनस कर दे। इनकम दुख, तुमको दुख नहीं दिखा जा रहा है मेरा, एक तो रेंट नहीं मिल रहा है, हाथ में पैसा आ नहीं रहा और इनकम टैक्स कर रहा, पैसा दो। भरोसा हो जाएगा इनकम टैक्स पर। बस यही तो मेरा लाइन है, यही तो मेरी लाइन है, भरोसा। भरोसा कर लेगी। तो उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो भरोसा की बात है ना, उसी भरोसे के लिए 4 लाइन बोला है कि ये 4 कंडीशन है, अगर ये 4 कंडीशन तुम हमको भरोसा दिला दिए तो हम तुम्हारा रेंट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एकदम यही बात है। ठीक, इनकम टैक्स वाले को मैंने बोला कि देखो ये बहुत खतरनाक आदमी बैठा है, बंदूक निकाल देता है, उसको पता नहीं भरोसा होगा नहीं, तो उसने बोला 4 कंडीशन तुम क्या कर दो, सेटिस्फाई कर दो। अगर तुम ये 4 कंडीशन मुझे सेटिस्फाई कर दिए ना, तो हम ये मान लेंगे कि तुमको रेंट रिसीव नहीं हुआ है, और तब हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वो 4 चीज के। अब उसने बोला वो 4 कंडीशन क्या है, तो उसमें पहला कंडीशन बोला है कि जो टेनेंसी है, अभी हम लिखवाएंगे, घबराओ मत, वो बोनाफाइड होनी चाहिए। बोनाफाइड का मतलब कि ये जो तुमको दुख हो रहा है वो रियल में होना चाहिए, कहीं कोई जालसाजी वाला हिसाब किताब नहीं होना चाहिए, यानी कि तुम हमको बेवकूफ बनाने वाला काम नहीं करना, तुम मासूमियत की तरह, ठीक, और सब कुछ लीगल है, सब कुछ ऑन पेपर है, सब कुछ एग्रीमेंट अगर ऑन पेपर है, इसमें कोई भी जालसाजी या ऐसा कुछ धोखा देने वाली बात नहीं है, तभी हम इसको क्या करेंगे, अग्री मानेंगे। यानी कि वो वाकई में किराए पे चढ़ा है, वो वाकई में तुमने उससे तुमको रेंट लेना था हर महीने, और उसने वाकई में रेंट नहीं दिया है। ये सारा का सारा जो बोनाफाइड का मतलब होता है कि इसमें कोई भी किसी तरह का भी इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल बोनाफाइड का मतलब बिल्कुल मासूम, इसमें किसी भी तरह का फ्रॉड या ऐसा वाला हिसाब किताब नहीं होना चाहिए, तुम हमको बेवकूफ बना करके इनकम टैक्स को कुछ भी बता रहे हो। ठीक, तो बिल्कुल क्या होना चाहिए, बोनाफाइड, इनोसेंट जिसको बोलते हैं। ठीक, दूसरी कंडीशन ये है, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, तुमने उसको घर खाली करवा दिए हो, तुम घर क्या करवा दियोगे, खाली करवा दिए हो। ठीक, या अगर वो घर खाली नहीं कर रहा है तो तुमने वो हर कोशिश की है जिससे कि वो घर खाली कर दे। कहानी को समझ में आ रही है? या तो इस व्यक्ति ने रूम खाली कर दिया तुम्हारा, और ऑब्वियस सी बात है भाई, तुम्हारा रेंट नहीं दे रहा, तुम उसको बैठाए हुए हो, सामान वामान फेंको सब उठा के, उसको भगाओ यहां से, तो या तो वो तुम्हारा घर क्या कर दिया हो, खाली कर दिया हो। और अगर वाकई में कुछ खतरनाक आदमी है जो तुम्हारा घर नहीं खाली कर रहा है, तो तुम वो हर कोशिश करो जिससे कि वो घर खाली कर दे। सर कौन सी कोशिश की हो? तुम FIR लॉन्च करो, तुम पुलिस कंप्लेन करो, तुम वो हर लीगल एक्शन लो जिससे कि वो घर क्या करे, खाली। जैसे कुछ लोग होते हैं 10 साल 11 साल 12 साल से रहते हैं घर पे, तो फिर बाद में वो खाली नहीं करते घर, उनका वो मान लेते कि वो मेरा घर हो गया, हम खाली नहीं करेंगे। ठीक, तो उस केस में तुम वो सारा लीगल एक्शन लो, वो सारी कानूनी कार्रवाई करो जिससे कि तुम उसका घर क्या करो, खाली करवा दो। 2 कंडीशन क्लियर हो गई। पहली क्या है, बोनाफाइड। दूसरी क्या है, तुमने या तो घर खाली करा दिया है या फिर वो हर कोशिश की हो जिससे कि घर क्या हो जाए, खाली हो जाए। इतनी कहानी समझ में आई? हाँ सर। तीसरा है कि तुमने वो हर कोशिश, संभव कोशिश की है जिससे कि तुमको रेंट रिसीव हो जाए। अभी तक तो घर खाली कराने की बात थी, जो तुमको 3 महीने का रेंट नहीं रिसीव हुआ है, तुमने वो हर कोशिश की है, हर संभव कोशिश की है जिससे कि तुमको वो रेंट क्या हो जाए, रिसीव हो जाए। ठीक, तुमने हर वो लीगल एक्शन लिया है, तुमने हर कानूनी कार्रवाई किया है, तुमने हर उसको फिर बुला करके 10-12 बार बोले हो कि नहीं हमको रेंट दो, हक से मांगे हो। वो अगर सारी कंडीशन लगा दो कि हाँ तुमने कोशिश की है रेंट को रिसीव करने की, और फिर भी तुमको रेंट, क्योंकि ये भी तो हो सकता है तुम 3 महीना रेंट मत मांगो, वो कल के डेट में क्या बोले, अरे ये तो हमको आए नहीं है कभी रेंट मांगने, ये भी तो हो सकता है।
तो भैया तुम बोलो उसको रेंट दियो कि नहीं दियो, क्या दियो, ये सारी चीजें उसकी क्लियर करो कि हमने रेंट मांगी है या हमने वो हर कोशिश की जिससे कि मुझे रेंट रिकवर हो जाए। इतनी बात समझ में आई? 3 केस क्लियर हो गया। चौथा केस, अगर मान लो यही व्यक्ति मेरे किसी और घर में भी रहता है, यह भी तो हो सकता है कि ये व्यक्ति जो है उसकी बीवी बच्चों के साथ यहां रहता है, उसके कोई पापा मम्मी भी थे तो वो हमारे दूसरे घर में रहते थे, यानी कि उसने मेरे 3 कमरा किराए पे ले लिया है, 3 घर किराए पे ले लिया है या 3 यूनिट किराए पे ले लिया है, ठीक, और 2 यूनिट का हमको पैसा दे दिया, तीसरे यूनिट का पैसा नहीं दिया है, ठीक। तो उस केस में तुमको ये क्लियर करना होगा कि तुम्हारा जब वो घर खाली करेगा तो सिर्फ वही यूनिट नहीं खाली करेगा जिसका पैसा नहीं दिया है, बल्कि वो तीनों के तीनों या 10 यूनिट जिसमें रहता है वो सारा का सारा यूनिट क्या कर दे, खाली कर दे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी ये 3 यूनिट है या 3 घर है, ए का उसने पैसा नहीं दिया और बी और सी का पैसा दे दिया है, ठीक। तो तुम ये नहीं कह सकते हो कि बी और सी का पैसा दिया है तो ये घर खाली नहीं करोगे और ए वाले का पैसा नहीं है तो ए वाला घर खाली करो, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर खाली करवाओगे तो ए बी सी तीनों घर से उसको क्या कर दो, भगा दो, क्योंकि इंसान तो वही है ना, इंसान तो वही है, घर भले तुम्हारा दे दिया हो लेकिन इंसान का सोच तो वही है भैया, अगर इन दोनों का दे रहा इसका नहीं दे रहा इसका मतलब कि बेकार आदमी है, उसको भगाओ। अभी नहीं कि इसका नहीं तो खाली अच्छा इसमें से हट जाओ बाकी दोनों में मजे से रहो, ऐसा नहीं हो सकता है। तुमने उसके हर एक एक घर को वैकेट कर दिया, यानी कि उस समय आपके पास किसी भी घर का पोजीशन नहीं है। ये अगर 4 कंडीशन तुमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की फुलफिल कर दी तब इनकम टैक्स तुम्हारा अनरियलाइज्ड रेंट क्या कर देगा, माइनस कर देगा। सर कितना माइनस करेगा, मान लेते 3 महीने का था और 10,000 रुपया महीना था, यानी कि 10,000 इंटू 3 यानी कि 30,000 क्या कर देगा, माइनस कर देगा और हमको 70,000 क्या लग जाएगा, मतलब जीएवी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, जीएवी मान लेंगे। कहानी समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? पहली कंडीशन क्या थी, बोनाफाइड, दूसरा घर खाली कर दिया हो, ठीक, या वो हर कोशिश की है जिससे कि घर खाली हो जाए, तीसरा पैसा हमने रिसीव या तो मतलब पैसा तो रिसीव हुआ नहीं होगा ऑब्वियस सी बात है, तो मैंने वो हर कोशिश की जिससे कि मुझे पैसा रिसीव हो जाए, और चौथा क्या है कि उसने मेरे सारे के सारे घर को वैकेट कर दिया, इस समय उसके पोजीशन में कोई भी घर नहीं है। अगर ये रूल 4 की चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तभी हम उसको क्या मानेंगे, अनरियलाइज्ड रेंट, अदरवाइज हम इसको अनरियलाइज्ड रेंट नहीं मानेंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं सर, बिल्कुल ठीक है। चलो अब ये चारों कंडीशन हम लोग लिख लेते हैं। हो गया, चलो देखो टेनेंसी इज बोनाफाइड क्लियर ही है, ठीक। फिर क्या बोला है, द डिफॉल्टिंग टेनेंट, यानी कि जो गड़बड़ किया है, गड़बड़ करने वाला जो टेनेंट है उसने या तो क्या कर दिया है, घर को वैकेट खाली कर दिया है, या स्टेप्स हमने लिया है, किस कैसा स्टेप्स लिया, टू कंपेल। कंपेल का मतलब होता है किसी को बिल्कुल प्रेशराइज करके या फोर्स में करके कि भैया अब तुम ये काम कर दो। मैंने वो हर कोशिश की है कि भैया वो क्या करो, घर खाली कर दो, ठीक। तो यहां पे हमने या तो उसको खाली करा दिया या वो हर कोशिश की जिससे कि वो घर क्या कर दे, वैकेट कर दे। तीसरा क्या है, द डिफॉल्टिंग टेनेंट। डिफॉल्टिंग का मतलब जिसने गड़बड़ की है, तो जो मेरा किराएदार है वो मेरे और किसी घर में उस समय उसके पास ऑक्यूपेशन नहीं है, यानी कि उस समय वो मेरे और किसी घर को ऑक्यूपाई नहीं करके बैठा है। और लास्ट है कि एसएससी ने सारे रीजनेबल स्टेप ले लिए जिससे कि लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सके। और कैसी लीगल प्रोसीडिंग, रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट। यहां पे लिख देना लीगल प्रोसीडिंग ऑफ द रिकवरी
ऑफ अनपेड रेंट। ठीक, जैसे हम जगह बनाए, सर आपका तो उधर बोर्ड है। तो तुम भी उधर कुछ करो। रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट। ठीक, लीगल प्रोसीडिंग किस लिए? रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट। इतनी बात समझ में आई? बोलो। अब जरा वो अगर तुम लोग को याद होगा फॉर्मेट, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़े। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या था? जीएवी। जीएवी निकालने का तरीका क्या होता है सीख लिए। वैकेंसी लॉस के वजह अगर होगा तो उसके वजह से कैसे जीएवी निकालते हैं वो हम लोग देख लिए। और अगर अनरियलाइज रेंट होगा तो उसको जीएवी में से भी माइनस कर सकते हो, नहीं तो उसको रेंट में से भी क्या कर सकते हो? माइनस करके जीएवी बता सकते हो। एक्चुअल रेंट में से अगर अनरियलाइज रेंट तभी माइनस करेंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? ये आएगा जीएवी। जीएवी में से माइनस करेंगे क्या? म्युनिसिपल टैक्स। और म्युनिसिपल टैक्स के लिए हम लोग 3 कंडीशन पढ़े थे। पहला क्या था कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन पे निकलेगा, अगर अमाउंट नहीं दिया है तो। दूसरा क्या दिया है? पेड होना चाहिए, यानी कि ड्यू बेसिस पे नहीं होगा। और तीसरा क्या था कि वो ओनर ने पे किया हो, उसको किराएदार ने पे ना किया हो। अगर ये 3 कंडीशन होगा तभी म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। म्युनिसिपल टैक्स को जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? नेट एनुअल वैल्यू, एनएवी। ठीक, नेट एनुअल वैल्यू में से माइनस करेंगे 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन, और उसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हमारा आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रश्न किया जाए? आओ चलो, अब हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। हमें क्या निकालना है? एनुअल वैल्यू निकालना है। म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है, एक्चुअल रेंट दिया हुआ है, और म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, और अनरियलाइज्ड रेंट कितना है? 40,000। कंडीशन ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाई। इतना चीज है। आओ चलो देखो, सबसे पहले मुझे बताओ कि स्टैंडर्ड फेयर वैल्यू कितना दिया है? 1,80,000। कितना? 1,80,000। और म्युनिसिपल वैल्यू 1,50,000। 1,50,000। इन दोनों में से जो क्या होगा? तो यानी कितना ले लेंगे? अब जरा मुझे बताओ स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया है? तो स्टैंडर्ड रेंट हमारे पास है 1,60,000। इन दोनों में हम लोग बोलेंगे जो विच एवर इज लेस, तो लेस हमारे पास क्या है? 1,60,000। और यही हमारा हो जाएगा ER2, और ये हो जाएगा ER1। ठीक, फिर ER2 को हम लोग कंपेयर करेंगे किससे? एक्चुअल रेंट से। और एक्चुअल रेंट हमको क्वेश्चन में कितना दिया है? 20,000 पर मंथ का मतलब 20,000 इंटू 12 कितना आ जाएगा? 2,40,000। विच एवर इज हायर, तो इन दोनों में हायर क्या है? 2,40,000। तो हम लोग जीएवी कितना मान लेंगे? 2,40,000। इतना बात समझ में आया? अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अनरियलाइज रेंट भी है, तो अनरियलाइज रेंट कितने का है? 40,000 का है। अच्छा, वैकेंसी लॉस भी है क्या कहीं क्वेश्चन में? पक्का नहीं है कहीं? ठीक है, तो इसका मतलब नहीं है, तो इसको ये हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद से बताओ म्युनिसिपल टैक्स भी है, तो म्युनिसिपल टैक्स बोला है। और म्युनिसिपल टैक्स बताओ कौन पे किया है? ओनर पे किया, तो माइनस कर देंगे 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। तो उसमें म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? 1,50,000। तो हम लोग किसका निकाल देंगे? 1,50,000 का 20% कितना आ जाएगा? 30,000। तो हमारा इन दोनों को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 1,70,000। ठीक, ये हमारा आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। ठीक, अगर इसी में हमको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देना होता तो हम लोग दे देते 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। 1,70,000 का 30% कितना आएगा? 51,000। तो हम लोग 51,000 में क्या कर देते हैं? माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1,19,000। ठीक, ये हमारा आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कुछ है?
कुछ नहीं है। तो पर पता है क्वेश्चन में तो नहीं दिया है इसमें। छोड़ो क्वेश्चन, हमसे क्या मतलब है, illustration। हम लोगों को क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, हम लोग तेज बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक लगाओ। illustration या question? illustration या question? चलो सीधे क्वेश्चन नंबर 8 लगाओ। तो थोड़ा सा थर्ड वाला बता दीजिए क्वेश्चन। क्या थर्ड वाला? शॉर्ट डिवाइड कर इसमें 1 2 3 4 पॉइंट। शॉर्ट में 4th पॉइंट। थर्ड का फोर्थ। बाकी के वजह भी इसमें ना अनरियलाइज्ड रेंट भी दिया है, हाँ इसीलिए हमें थर्ड का कौन सा पॉइंट? एक्चुअल रेंट हाँ तो जो भी आएगा उसमें से माइनस कर देना अनरियलाइज्ड रेंट। जो भी आएगा, क्या जो आया है? हाँ ठीक है। ठीक है, उसमें कोई तो आ दिक्कत। गया, अब पहले नहीं आ रहा था ना क्वेश्चन नंबर 6। शॉर्ट का ना हाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पढ़ो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6। Shri Ramesh owns a big house, the construction of which was completed in May 2018. 50% of the floor area is let out for residential purpose on a monthly rent of ₹22,500. चलो देखो, 50% of the loan area is श्री रमेश ओन्स अ बिग हाउस, छोटा मोटा घर नहीं इनके पास, क्या है? बड़े घर वाले लोग हैं, ठीक। वाह रमेश बाबू, नया घर देखो कि तुम लोग नहीं ऐड, अच्छा तुम लोग ऐड लग रहा है नहीं देखे हो, चलो छोड़ो, ठीक कोई बात नहीं, ठीक। तब भी नहीं पता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच वॉज कंप्लीटेड इन मई 18 50% ऑफ द फ्लोर एरिया इज लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पज ऑन अ मंथली रेंट। ओके 22,500, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में 50% ऑफ द फ्लोर एरिया बोला है और अभी हम लोगों ने आपको वो कंसेप्ट नहीं बताया है, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग ये मानते हैं कि पूरा का पूरा घर क्या था? लेट आउट था, ठीक, क्योंकि अभी हम लोग लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड पढ़े नहीं है, तो फिलहाल अभी हम ये मानते हैं कि पूरा का पूरा घर क्या था? लेट आउट था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मंथली रेंट कितना है? 22,500। 22,500 के मंथली रेंट पे हमने ये घर क्या कर दिया है? किराए पे दे दिया है, ठीक है। अच्छा फिर कह रहा है म्युनिसिपल वैल्यूएशन इतनी है, स्टैंडर्ड रेंट इतना है, म्युनिसिपल टैक्स पे किए इतना, रिपेयर हम लोग दिए हैं इतना, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर दिया हुआ है 3 लाख, ग्राउंड रेंट दिया हुआ है 12,000, एनुअल चार्जेस दिया हुआ है 15,000 और फायर इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है कितना? 19,000। ये क्वेश्चन कराने का बस हमको एक रीजन है कि कुछ चीजें हमको बतानी है, ठीक। तो अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन में क्या चेंज किया है कि ये पूरा का पूरा घर किस पे दिया गया है? किराए पे दिया गया है, ठीक। इसमें 25% और 50% से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आओ देखते हैं। तो सबसे पहले फिर वही काम करेंगे, फेयर वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू। जरा बताओ फेयर वैल्यू कितना दिया है? 6 लाख 6 लाख और म्युनिसिपल वैल्यू? म्युनिसिपल वैल्यू नहीं, म्युनिसिपल वैल्यू 6 लाख है सर। अरे हाँ और सर फेयर वैल्यू वही है ना 22,500? नहीं, वो तो एक्चुअल रेंट है। वो एक्चुअल तो फेयर वैल्यू नहीं दिया है नहीं। तो हम लोग हाई ले लेंगे, तो हाई कितना है? 6 लाख, तो यही म्युनिसिपल वैल्यू हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट 1। स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है? 9 लाख 9 लाख, तो 6 लाख और 9 लाख विच एवर इज लेस, तो लेस कितना हो जाएगा? तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ER2, फिर एक्चुअल रेंट ठीक। और इस घर को उसने किराए पे दिया है 22,500 का, हालांकि वैसे तो आधा हम लोगों ने क्वेश्चन कर दिया इसलिए दिक्कत हो जाएगी, तो कोई बात नहीं, हम लोग 22,500 से क्वेश्चन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, क्योंकि उसका आंसर थोड़ा मैच नहीं करेगा लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कंसेप्ट समझेंगे। एक्चुअल रेंट, तो एक्चुअल रेंट कितना है? 22,500 पर मंथ है, यस सर तो 22,500 इंटू 12 कितना आ जाएगा जी? 22,500 45,000 हो जाएगा, 45 इंटू 6 2,70,000 कितना आ जाएगा? 2,70,000, ठीक है। या चलो तुम लोग एक काम करते हैं, यहीं पे समझा देते हैं। आधा घर उसने दिया है किराए पे ना, बोलो, जब कभी भी आधा घर देते हैं तो ये सारा का सारा वैल्यू क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा।
यानी कि ये 6 लाख की जगह कितना हो जाएगा 3 लाख, और ये 4,50,000 हो जाएगा, ठीक। और ये कितना हो जाएगा मेरा 3 लाख, ठीक। क्यों? अरे सब 3 लाख और 4,50,000 में कम क्या है, 3 लाख है ना। तो 3 लाख और 2,70,000 बीच वर इज हायर, तो हायर क्या ले लेंगे 3 लाख। कितनी बात समझ में आई? क्या क्वेश्चन में कोई वैकेंसी लॉस है? वैकेंसी लॉस नहीं है पक्का? बस चलो, अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये हमारा जीएवी आया, जीएवी कितना आया मेरा 3 लाख, इसमें से माइनस कर देंगे अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट कितना बोला है? अनरियलाइज रेंट क्वेश्चन में नहीं है। अच्छा, अनरियलाइज रेंट भी नहीं है, वेरी गुड। म्युनिसिपल टैक्स है, म्युनिसिपल टैक्स कितना पे हुआ है 80,000 साफ साफ दिया है, तो 80,000 माइनस कर देंगे। क्यों उसका हाफ नहीं करेंगे? अच्छा म्युनिसिपल टैक्स है ना, हाँ सॉरी, इसका भी आधा, सही करेक्ट करेक्ट कह रही हो, इसका भी आधा होगा 40,000, वेरी गुड, एकदम सही है, यानी कि 2,60,000, ठीक। इसमें से माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना हो जाएगा 30% ना, तो जरा बताओ कितना आएगा 26 दिया नहीं यार, 26 दूना 52, 78,000 ना। और इंटरेस्ट लोन भी क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है 3 लाख। इंटरेस्ट लोन 3 लाख पूरे घर को बनाने को होगा, इंटरेस्ट लोन तो इसका भी आधा लेंगे, यानी कि 1.5 लाख, तो इसमें से कितना माइनस कर देंगे 1.5 लाख, ठीक। इंटरेस्ट लोन और कुछ है क्वेश्चन में? ग्राउंड रेंट है। अब देखो ग्राउंड रेंट, देखो बेसिकली क्वेश्चन हमारा कराने का यही रीजन था। एनुअल चार्जेस क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है तुमको, रिपेयर दिया हुआ है, ग्राउंड रेंट दिया हुआ है, एनुअल चार्जेस दिया और फायर इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है। मैंने कहा था कि इन्हीं सब पंचायत के लिए कि तुम बार बार हमको बिल मत दिखाना, इसी के लिए हम क्या देते हैं 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब सोचो अगर ये चारों चीज पांचों चीज हमको माइनस करना होता तो कितना क्वेश्चन हमारा लेंदी रहता, और यही प्रैक्टिकल लाइफ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करना होता तब कितना मुश्किल होता कि सबका बैठ के रसीद देखे, सबका क्या करें चेक करें बैठ के। तो इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि इन सब के बदले में हमसे तुम 30% क्या ले लो डिडक्शन ले लो। तो जब हम 30% दे दिए तो तुम इन सब को ऐसे पेन लो और काट दो, क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं। ये सब सिर्फ मेरे और कुछ भी एक्स्ट्रा आएगा। हाँ, तो ये तुम्हारा जरा इन दोनों को माइनस करो कितना आएगा 1,50, 2,28, जरा बता दो कितना आएगा जल्दी करो। और ये घर थोड़ा देखो मैं बता रहे इसमें थोड़ा दिक्कत है, करेक्ट कर रहे हैं। ये जो घर है उसने कब दिया है, कब इनका कंप्लीट हुआ है घर? मई 2018। अच्छा, तब नहीं कोई दिक्कत नहीं, तब सही है, करो 32,000 आता है। करो करो करो। हाँ 32,000। ठीक है, अच्छा अब 32,000 यहाँ है ना इनकम। सर इन सब का हाफ ही है। हाँ, अब एक चीज बस इसमें ध्यान देना, क्योंकि अभी हमने ये क्वेश्चन सिर्फ आधा सॉल्व किया, अभी आधा क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी है, क्योंकि वो अभी हमारे पास सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है, वो भी हम पढ़ाए नहीं है। तो अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा तो इस तरीके से तुम लोग आंसर निकाल देना, ठीक। ये हो गया तुम्हारा क्या जीएवी, उसमें से क्या माइनस कर दिया म्युनिसिपल टैक्स। और बेसिकली हमारा मेन क्या रीजन था बताने का कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है वो 30% ले लेना, तो जितना भी ग्राउंड रेंट, जितना भी एनुअल चार्ज, जितना भी फलाना ढिमाका दिया उससे कोई मतलब नहीं है, उसको क्या कर देना इग्नोर कर देना, ठीक है। ये 32,000 आया है, हालांकि इसके अलावा अभी हमारे पास सेल्फ ऑक्यूपाइड भी होगा, तो उसका भी क्या होता है कुछ इनकम होता है, ठीक। उसकी भी इनकम हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम सेल्फ ऑक्यूपाइड पढ़ाए नहीं है। तो एक काम करते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड के बारे में अभी सुन लो। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब होता है वो घर जो कि क्या होता है खुद रहते हैं हम उस पे। तो उस जब घर में खुद रहते हैं तो उसकी जीएवी होती है नील, क्या होती है 0, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से कोई मतलब। सेल्फ ऑक्यूपाइड घर की, यानी कि उस घर में जिस घर में हम खुद रहते हैं। तुम लोग उस दिन क्वेश्चन पूछे कि सर अगर अपने घर में रहेंगे तुमको इनकम कहां से होगी,
तो ऑब्वियस सी बात है, तो उसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है? 0, यानी कि नील। म्युनिसिपल टैक्स भी क्या होगा? नील। तो बताओ एनएवी क्या आ जाएगी? 0। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में हमेशा एनएवी क्या आएगी? 0 आएगी, हमेशा क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक, अब बताओ अगर 0 का हम 30% निकालेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, यानी कि इसमें से माइनस कुछ नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ माइनस क्या होता है तुम्हारा? इंटरेस्ट। ठीक, कितना इंटरेस्ट हमारा क्या होता है? माइनस होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो। ठीक, और जब कभी भी हम रिपेयर के लिए लेते हैं, ठीक, तो उसमें आपका कितना इंटरेस्ट माइनस होता है? तो जरा इसका इंटरेस्ट निकाल भी लो तो कितना आ रहा है देख लेते हैं। तुम्हारे पास कितने का घर था? 3 लाख है ना, और उसने 25%, 3 लाख का 25% कितना? 75,000 ना, 75,000। ये लोन का रेट नहीं दिया है ना, 30,000 का वैसे माफ होता है, लेकिन छोड़ो, अच्छा 30,000 का माफ होता है, याद रखना। ठीक है, ये भी हम पढ़ाएंगे। हाँ, तो ये 30,000 क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा। तो तुम्हारा इनकम कितना आ जाएगा? एक्चुअल में 32,000 की इनकम थी और 30,000 की लॉस था, तो तुम्हारा इनकम कितना आ जाएगा? 2,000। हालांकि हम इस पर अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड अभी बताया नहीं है, तो हम उसको बता देंगे। ठीक है, तो परेशान मत हो। ये चीज मेन समझ में आई, डिसइंडक्शन था। ठीक, एक काम करो, इसी पे एक क्वेश्चन और करो, बिल्कुल इसी पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग का, लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो अभी।